नमस्कार। आप सभी का एग्ज़ाम मेडिजी में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके जियोग्राफी का जो ऑप्शनल पेपर है उसकी हम आज यहाँ पर देखेंगे किस तरह का आखिर पेपर आता है। ठीक है, और ये आपका जियोग्राफी ऑप्शनल का पेपर दिया गया है। चलिएगा हम इसको देखते हैं। तो देखिएगा, इनमें से आपको प्रत्येक जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो प्रत्येक जो आपका आंसर रहेगा वो आपका टोटल 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें बता रहा है, देखिएगा कि राइट ए जियोग्राफिकल नोट ऑन हेलोविन स्ट्रोम। तो मतलब कि आपको जो हेलोविन तूफान है उस पर आपको एक भौगोलिक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो जो आपका हेलोविन तूफान है उस पर आपको एक भौगोलिक टिप्पणी लिखनी है और ये टिप्पणी आपकी कम से कम आपकी 150 शब्दों में होनी चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है, यानी कि याद रखनी है। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट आपको बता रहा है यहाँ पर कि जो आपके भूजल वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो भूजल वैज्ञानिक अनुसंधानों को विश्लेषित करने के लिए मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आपको बतानी है, प्रासंगिक उदाहरणों सहित यहाँ पर व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि भूजल वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उनको विश्लेषित करने के लिए आखिर मानचित्र क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैपिंग है वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है, ये चीज़ आपको बतानी है और इसको आपको बताना है उदाहरणों से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स के साथ। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, उसके पश्चात जो आपका सी क्वेश्चन आपका बोल रहा है वो आपका बता रहा है कि समुद्री संसाधन आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं, उपयुक्त उदाहरण उद्धृत करते हुए विवेचना कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो समुद्री संसाधन है आर्थिक तौर पर, ठीक है, इकोनॉमिकली के तौर पर अगर आपको बताना है तो ये आपके क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो उपयुक्त उदाहरण उद्धृत करते हुए यहाँ पर आपको विवेचना करनी है और ये विवेचना आपकी ये महत्वपूर्ण क्यों है और इनकी जो विवेचना करनी है वो आपकी टोटल 150 वर्ड्स में करनी है। ठीक है, उसके पश्चात चौथा प्रश्न है यानी कि डी है, उसमें बता रहा है कि भारत में वन्य पौधों की वृद्धि को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपका बता रहा है कि भारत में जो वन्य पौधे हैं उनकी वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है और उनके आर्थिक महत्व की भी हमको यहाँ पर विवेचना करनी है। ठीक है, तो यानी कि हमको उनके इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेशन की हम पर यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो भारत में वन्य पौधों की वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और इनके हमको आर्थिक महत्व की विवेचना करना है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जीवंत पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की विवेचना करनी है। तो हमको जीवंत पर्यावरण से जो भी आपकी समस्याएं हैं या उससे संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उसकी हमको यहाँ पर विवेचना करनी है। ठीक है, इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसको मैनेज हम किस तरह से कर सकते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। ये चीज़ आपको 150 शब्दों में बतानी है। यहाँ तक आपको समझ में बातें आ रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपका बता रहा है कि विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का प्रयोग करते हुए महाद्वीपों और महासागरों के क्रम विकास पर एक निबंध लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, किसके किसके ऊपर, जो भी आपके सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें महाद्वीपों और आपके महासागरों पर यहाँ पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रवाल विरंजन की संकल्पना इसकी पुनर्प्राप्ति तथा इसके प्रक्रम के कारण दीर्घ शैवाल प्रवृत्ति विस्थापन की हमको विवेचना करनी है। तो यहाँ पे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन 15 नंबर का है। ठीक है,
कितने नंबर का है? ये आपका क्वेश्चन 15 नंबर का है। ओके, तो ये प्रबाल निरंजन की जो प्रबाल विरंजन की संकल्पना है वो आपको बतानी है, और इसकी पुनर्प्राप्ति तथा इस प्रक्रम के कारण दीर्घ शैवाल प्रवृत्ति विस्थापन की भी हमको विवेचना करनी है। तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, इट्स रिकवरी एंड मैक्रो लीगल रिजाइम शिफ्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं और पश्चिमी यूरोप की जलवायु में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की भी व्याख्या करनी है। तो ये चीज़ आपको बतानी है, यहाँ पर समझ में आ रही है? उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं, ठीक है। तो उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराओं की और पश्चिमी यूरोप की जलवायु में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भी मतलब जो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करें, और दूसरा जो पश्चिमी यूरोप है उसकी जलवायु में जो भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एक्सप्लेन द करंट्स ऑफ द नॉर्थ एटलांटिस ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन एंड देयर सिग्निफिकेंट रोल इन द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आता है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे आपका बता रहा है कि व्याख्या कीजिए कि विभिन्न कारक भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर आपको करना है कि भैया कि जो आपके कारक हैं, विभिन्न कारक, वो आपको बताना है कि जो भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को किस तरह से और कैसे प्रभावित करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि व्याख्या करना है कि विभिन्न कारक जो आपके भारतीय मानसून प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को, मतलब हमको यहाँ पर उत्पत्ति पर और आपका विकास पर यहाँ पर इसको किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जनसंख्या वृद्धि और संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में माल्थसवाद और नव माल्थसवाद शब्दों पर जरा ध्यान दें आप लोग यहाँ पर, कि जनसंख्या वृद्धि, संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में माल्थसवाद और नव माल्थसवाद के परिप्रेक्ष्यों की तुलना। देखिएगा, हमको यहाँ पर तुलना भी करनी है, और यहाँ पर उनमें जो भेद हैं, भेद भी हमको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है, संसाधन उपयोग, पहला आपका क्या आएगा? पहला आपका आएगा जनसंख्या वृद्धि, और दूसरा रहेगा आपका संसाधन उपयोग, और तीसरा आपका रहेगा पर्यावरणीय प्रभाव। तो यहाँ पर तीन चीज़ों को आप यहाँ पे देखिएगा, पहला जनसंख्या वृद्धि आएगा, दूसरा आपका आएगा संसाधन उपयोग, तीसरा आएगा पर्यावरणीय प्रभाव। इनके संदर्भ में हमको करनी है तुलना और भेद। किसके परिप्रेक्ष्य में? ये हमको माल्थसवाद के और नव माल्थसवाद के परिप्रेक्ष्य में हमको इनकी तुलना करनी है, और इनमें हमको भेद बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। तो पेपर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है कि भूमि अवनयन उत्पादकता और आपका संपोषणीय संसाधन प्रबंधन के लिए खतरा है। भारत से उपयुक्त उदाहरण लेते हुए व्याख्या करनी है। मतलब अब भैया हमको यहाँ पे बताना है कि जो भूमि अवनयन उत्पादकता है वो आपका संपोषणीय संसाधन प्रबंधन के लिए किस तरह से खतरा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है, इसका उदाहरण लेते हुए हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो भारत से उपयुक्त उदाहरण लेते हुए हमको यहाँ पर इसकी व्याख्या कर देनी है। बात समझ में आ रही है। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपके सामने कितने मार्क्स का है वो आपके सम्मुख दिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आधुनिक विश्व में अधिकतर सरहदें परिसीमाओं से प्रतिस्थापित कर दी गई हैं, कारणों की व्याख्या कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो आपकी अधिकतर सरहदें हैं वो कहीं ना कहीं परिसीमाओं से आपकी प्रतिस्थापित कर दी गई हैं। उनकी हमको कारण जो भी हैं उन सभी कारणों की हमको यहाँ पर व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के कृषकों और नगरों के संदर्भ में संपोषणीय विकास हेतु नियोजन के प्रसंग में नगरीय
नगरीय सुलभता की संकल्पना की विवेचना करनी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो भारत के जो कृषभ और नगर हैं, ठीक है, भारत के जो कस्बों, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो भारत के कस्बों और नगरों के संदर्भ में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर संपोषणीय विकास हेतु नियोजन के प्रसंग में नगरीय सुलभता की संकल्पना की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों में औद्योगिक अभिस्थिति की गत्यात्मकता का विश्लेषण कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कहीं पर कुछ हिंदी के वर्ड हैं वो आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे, तो आप यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों में औद्योगिक अभिस्थिति की गत्यात्मकता का यहाँ पर आपको विश्लेषण करना है। ओके, नेक्स्ट, संतुलित मानव विकास के संदर्भ में भारत में लिंग साम्य और समानता पर भी एक निबंध लिखना है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट का पेपर में ही आया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपका यहाँ से अक्सर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको संतुलित मानव विकास के संदर्भ में भारत में लिंग साम्य और समानता पर भी आपको कहीं ना कहीं एक निबंध लिखना है। हिंदी में जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं। तो राइट एन एसे ऑन, तो यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है। किस पर लिखना है? जेंडर इक्विटी ऑफ एंड इक्वलिटी, ठीक है, इक्विटी और इक्वलिटी पर आपको लिखना है भारत में, ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके पश्चात आपको यहाँ पर बताना है कि विवेचना कीजिए कि विश्व युद्धों के पश्चात मैकिंडर ने अपनी धुरांग क्षेत्र की संकल्पना को कैसे और क्यों संशोधित किया। तो यहाँ पर आपको विवेचना करनी है कि विश्व युद्धों के पश्चात जो मैकिंडर थे उन्होंने अपनी धुरांग क्षेत्र की संकल्पना को किस तरह से कैसे किया सेटल और क्यों संशोधित इसको किया था, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। जनता ह्रास और सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में विश्व जनसंख्या संक्रमण का एक विवरण भी हमको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। तो ये चीज़ आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात मानव पारिस्थितिकी यहाँ पर है मानव पारिस्थितिकी लोगों और उनके पर्यावरण पर, उनके एनवायरनमेंट पर, उनकी प्राकृतिक और सामाजिक दोनों के बीच जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन है। पारिस्थितिकी संकल्पनाओं का उपयोग करते हुए यहाँ पर आपको विस्तार से विवेचना करनी है। तो ये आपका था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है कि मानव पारिस्थितिकी लोगों और उनके पर्यावरण, प्राकृतिक और सामाजिक दोनों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। पारिस्थितिक संकल्पनाओं का उपयोग करते हुए यहाँ पर आपको विचारों की विवेचना करनी है। उसके पश्चात आपको बताना है कि वनोन्मूलन के प्रभावों और कारणों तथा भारत में कृषि के प्रतिरूपों पर इसका क्या प्रभाव है, उसकी यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाता गर्जनन और आपका बाताग्र विनाश की अभिलाक्षणिक विशेषताओं की भी यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको बाता गर्जनन और बाताग्र विनाश की अभिलाक्षणिक विशेषताओं की व्याख्या करनी है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। अपर्दन प्रश्नों की समस्याओं की विवेचना आपको करना है, और जो भी उनको चित्रों सहित और उनके पहचानने की विभिन्न विधियों का भी आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। विश्व के अर्धशुष्क प्रदेशों में भू उपयोग और मृदा प्रकार चारे की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ यहाँ पर आपको विवेचना करनी है। भारत में संकट और आपदाओं के प्रति मानव अनुक्रिया एवं प्रबंधन की भी आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके पश्चात सेक्शन बी की हम बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रत्येक प्रश्न का लगभग उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में भारत की खाद्य सुरक्षा का भी आपको यहाँ पर विश्लेषण देना है। तो जनसंख्या की वृद्धि के संदर्भ में आपको जो भारत की जो भी आपकी खाद्य सुरक्षा है उसका यहाँ पर आपको विश्लेषण देना है। ठीक है, ऊर्जा संकट के जो भी कारण हैं और प्रभाव हैं उनको पहचानिए तथा इस समस्या के समाधान हेतु उपयुक्त उपाय भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो ऊर्जा संकट के जो कारण हैं, प्रभाव, वो आप बता देंगे। ठीक है, उसके पश्चात आपको समस्या का समाधान है
और उनके क्या उपाय हैं वो आपको यहाँ पे बता देने हैं। गतिशीलता और प्रवसन के बीच जो भेद हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। उसके पश्चात भारत में गांवों से नगरों की ओर होने वाले प्रवसन के कारण और परिणाम क्या हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि आखिर किस तरह से लोग भारत में गांव से नगरों की ओर प्रवसन हो रहे हैं, ठीक है। जहां आर्थिक वृद्धि लंबी कालावधि तक बनी रहती है, वहां इसका प्रभाव स्थानिक अर्थव्यवस्था के एक कृत्रिम एकीकरण के लिए कार्य करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे स्पष्ट करनी है, ठीक है। तो जहाँ जो आपकी आर्थिक वृद्धि है लंबी है, वो कालावधि तक बनी रहती है, वहाँ इसका प्रभाव स्थानिक अर्थव्यवस्था के एक क्रमिक एकीकरण के लिए कार्य करता है। वो चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है। उसके पश्चात आपका वर्तमान काल के संदर्भ में वान ध्यूनेन के कृषि स्थिति सिद्धांत की प्रासंगिकता पर भी आपको एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। राइट ए नोट ऑन दी रेलिवेंस ऑफ वाइन ध्यूनेन, ठीक है, एग्रीकल्चरल लोकेशंस थ्योरी इन दी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये चीज़ आपको बतानी है। बाकी ये आपका था जियोग्राफी का ऑप्शनल का पेपर, आप लोगों ने ये चीज़ आप यहाँ पर जानी है, ठीक है। जियोग्राफी ऑप्शनल का ये पेपर आप था, तो आप लोगों ने इस पर देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ आपने यहाँ पर समझी है। बाकी आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।